हेलो एवरीवन, लाइफ प्रोसेसेस की थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले इस चैप्टर के 3 और लेक्चर्स आ चुके हैं, जिनका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे अच्छे तरीके से साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट्स की चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि आपको क्लास 10 के बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से घर बैठे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हम पहले से ही फेमिलियर हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक बार फिर से देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ऑब्टेन करता हो, उसके हेल्प से बनाता हो, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज होलोजोइक, सेकेंड वन इज पैरासिटिक, थर्ड वन इज सेप्रोफाइटिक, ठीक है। सो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये होलोजोइक है। The mode of nutrition in which organisms obtain food in solid form is called holozoic nutrition। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता हो वो सॉलिड फॉर्म में होता हो ज़्यादातर, वो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग एंड एमीबा। ह्यूमन बीइंग भी ज़्यादातर जो उसका मुख्य भोजन है, मुख्य डाइट है, वो सॉलिड ही होता है, ठीक है। उसी अनुसार उसी तरह अमीबा का भी, ठीक है। उसके बाद अगला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन स्पेसीज इज हार्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो, जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म हो उसको नुकसान हो, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो यदि आदमी को काटता है तो उसको तो न्यूट्रिशन मिल गया, वो तो खून ले लिया, लेकिन बदले में दे गया जो है मलेरिया। सो इस प्रकार यहाँ पे जो न्यूट्रिशन लिया और मॉस्किटो, उसको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग है उसको घाटा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। द थर्ड मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms obtain food from dead and decay parts of plants and animal is called saprophytic nutrition। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल के डेड एंड डीके पार्ट से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता हो, उसको हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब क्या है, बेसिकली सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दे आर डिकम्पोजर्स, दे डिकम्पोज द डेड एंड डीके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड इन द कोर्स ऑफ डिकम्पोजिशन दे गेट एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब जो हमारा फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, ठीक है, उसका
कौन सा स्टेप है उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला है इंगेशन, ठीक है। इसमें हम बेसिकली देखेंगे जो हम किस प्रोसेस से खाना को अपने अंदर लेते हैं, यानी इनटेक ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंगेशन, ठीक है। उसके बाद जब हम खाना अंदर ले लिए, खा लिए, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। मतलब ये ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हम खाना खाए हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, वो हमारा डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन का वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन में जो हमने खाना खाया उसके बाद जो डाइजेशन हुआ, उस डाइजेशन के बाद जो वहाँ से एनर्जी मिला उसको एब्जॉर्ब किया जाता है डिफरेंट सेल्स के द्वारा। उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है एसिमिलेशन। इसमें जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उस फूड से एनर्जी का यूज करके सेल में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जो रिपेयरिंग होता है उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट प्रोसेस है वो है इगेशन। इसमें ये वैसा प्रोसेस है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो हमारे बॉडी से रिमूव आउट होता है, उस प्रोसेस को हम इगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला प्रोसेस है इंगेशन, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन आवर माउथ। जो हम खाना खाने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस करते हैं, हम अपने मुंह में जो भोजन को खाना को रखते हैं उस प्रोसेस को हम इंगेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है। उसके बाद अगला स्टेप है वो है डाइजेशन। सो डाइजेशन को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे जिनको हमको ध्यान में रखना है। सो पहला है इट इज़ अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। डाइजेशन इज़ अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। सो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि वैसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रो मीन्स वाटर और लिटिक मीन्स ब्रेकडाउन, मतलब पानी के हेल्प से किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता हो, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिटिक बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रो प्लस लिटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिटिक मीन्स ब्रेकडाउन। So digestion is a hydrolytic process in which undiffusible यहाँ पे एक और वर्ड आया, undiffusible form of food converts into diffusible form of food। मतलब कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसा हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है जिसमें अनडिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड। अनडिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो हम खाना खाए वो खाना उसी फॉर्म में जा कर के हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके फॉर्म में ढेर सारी चेंजेस आती हैं तब जा कर के वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो सेल है उसके ऊपर सबसे बाहरी परत होता है सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में, ठीक है। तो जो खाना डाइजेस्ट होगा उसको हर एक सेल के पास पहुंचना है और सेल के पास जाने के लिए उसको उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना होगा। तो उसका एक साइज़ है, पार्टिकुलर साइज़ है, उससे बड़ा होगा तो वो उससे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाएगा, यानी तब तक वो अनडिफ्यूजिबल है। जब वो पास कर करके इस सेल में आ जाएगा तब बोलेंगे कि डेट इज़ डिफ्यूजिबल। सो डिफ्यूज़न के लिए जो रेडी होना चाहिए वो डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड कहलाता है, ठीक है। सो हर एक सेल के अंदर इंटर करने के लिए फूड को अनडिफ्यूजिबल फॉर्म से डिफ्यूजिबल फॉर्म में चेंज होना पड़ता है और वो होता है इसी हाइड्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। फिर आगे डेफिनेशन में है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये जो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल और केमिकल इसको क्यों बोले? जब हम खाना खाते हैं और अपना मुंह चलाते हैं
तो ये हमारा हो गया मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन वही खाना जब हमारे पेट के अंदर जाता है, फिर वहाँ पर जो अलग अलग एंजाइम्स और केमिकल्स के हेल्प से जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हो गया हमारा केमिकल प्रोसेस। इसलिए डाइजेशन में जो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस होता है वो दो चीज़ के हेल्प से होता है, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल प्रोसेस, ठीक है। और एक और यहाँ पे हाइड्रोलिटिक का एक और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ऐसे में नॉर्मली जो हमारा बिस्किट होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही उसको हम चाय या फिर पानी में डुबोते हैं तुरंत वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, यानी केवल उसमें वाटर इंटर किया उसके बाद वो सॉफ्ट हो गया। तो जब एक बिस्किट सामने में उस तरह से पानी का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है, तो अंदर भी हमारे डाइजेशन के लिए जो हम खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन के लिए भी वाटर कितना इम्पोर्टेंट होगा वो इसी एग्जांपल से समझ में आता है। और इस डाइजेशन प्रोसेस को हाइड्रोलिटिक प्रोसेस क्यों कहा गया वो इसी एग्जांपल से समझ में आता है, ठीक है। फिर आगे है सो दैट इट मे बी सॉल्युबल एंड एसिमिलेट, मतलब कि वो डिफ्यूजिबल फॉर्म में इसलिए चेंज होता है सॉल्युबल हो जाए और उसके बाद एसिमिलेट भी आसानी से हो जाए। सो एक बार और डाइजेशन का जो डेफिनेशन है उसको ठीक से पढ़ेंगे। इट इज़ अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। हाइड्रोलिटिक प्रोसेस क्यों हम समझ लिए, इन विच अनडिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड, अनडिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड का मतलब हुआ जो जिस फॉर्म में हम फूड खाते हैं वो हो गया अनडिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड, कन्वर्ट्स इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड्स। डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड का मतलब होगा वैसा फूड विच इज़ रेडी फॉर द डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ करने के लिए जो अवस्था होता है फूड का उसको हम डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड बोलते हैं। विच with the help of mechanical and chemical process so that it may be soluble and assimilate, ठीक है। so this is the total technical definition of the digestion। ये देखने में चूँकि आप 10th के बच्चे हैं तो आपका जो डेफिनीशन होना चाहिए वो टेक्निकल होना चाहिए। सो काफ़ी आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2-3 वर्ड जो हैं उसको समझ लेंगे। एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, दूसरा अनडिफ्यूजिबल एंड डिफ्यूजिबल, तीसरा मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इन 3-4 वर्ड्स को अगर आप ढंग से समझ लेते हैं फिर डाइजेशन के ये एक स्टैंडर्ड डेफिनीशन है, उसको समझने में या फिर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो डाइजेशन है वो अलग अलग जगह पर होता है और वहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपोनेंट ऑफ फूड्स का डाइजेशन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, स्टार्च का जो प्रोटीन का डाइजेशन वो कहीं और होता है। सो जो डाइजेशन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ का होता है और उन सभी प्रोसेसेस में अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो हम आगे पढ़ेंगे कि किस पार्ट में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे अच्छे तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो चीज़ भी यहाँ पे लिखी जाती है समझाने के साथ साथ वो इसलिए लिखी जाती हैं ताकि आप भी उसको साथ में लिखें या फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लें एट अ टाइम, बाद में उसको ज़रूर लिखें ताकि आपके पास एक बेहतरीन नोट्स हो और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और जा कर के दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। और बाद में जब कभी भी आप उस नोट्स के गो थ्रू करें तो आपको जो जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं वो रिकॉल हो जाएं। आपको ध्यान होना चाहिए कि आईएएस से लेकर पीसीएस एग्ज़ाम तक सभी चीज़ों में नोट्स का एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कुछ भी लिखाया जाए उसको ज़रूर लिखें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।